गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वीर सावरकर गर्ल्स कॉलेज चिड़ावा की बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत का जो अपना टॉपिक था वो है मोहम्मद गोरी। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के जन्म तिथि के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, परंतु कुछ इतिहासकार 1149 ईस्वी से घोर प्रांत अफगानिस्तान में इनका जन्म मानते हैं। मुइजुद्दीन मोहम्मद का जन्म सिहबुद्दीन के नाम से हुआ था, जो बाद में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रख्यात हुआ। मोहम्मद गोरी का जो जन्म था वो किस नाम से हुआ? सिहबुद्दीन के नाम से हुआ। मतलब कि इनका बचपन का नाम क्या था? सिहबुद्दीन था, और बाद में इनका नाम क्या रखा गया था? मोहम्मद गोरी के नाम से क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। गोरी वंश की नींव तथा गजनी साम्राज्य की जिम्मेदारी। गोरी वंश की नींव किसने रखी थी? इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं शताब्दी के बीच गोरी वंश का उदय हुआ था। गोरी राजवंश की स्थापना मोहम्मद गोरी के चाचा थे अलाउद्दीन जहांसोज ने की थी। जो गोरी राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी का चाचा था जहांसोज, उसने की थी, जिसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेफुद्दीन ने राज संभाला था। जो ये शेफुद्दीन था, जहांसोज ने शहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी तथा उसके भाई गियासुद्दीन को कई सालों तक कैद करके रखा था। जो उसका चाचा था जहांसोज, उसने मोहम्मद गोरी और उसके भाई गियासुद्दीन को कैद करके रखा, लेकिन जब सैफुद्दीन ने अपना शासनकाल संभाला तो इन दोनों को क्या कर दिया था? आजाद कर दिया। सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन को शासक बनाया गया और 1173 में मोहम्मद गोरी को गजनी साम्राज्य के अधीन गोर राज्य का शासक बनाया गया था। अब है शासक के रूप में मोहम्मद गोरी एक अफगान योद्धा था, जिसने अपने राज में कई तुर्क सेवादार रखे हुए थे। गोरी ने उन्हें अच्छी सैन्य तथा प्रशासनिक शिक्षा भी दी, जिसकी वजह से गोरी अपनी गुलाम तुर्क सेना का भरोसा जीतने में सफल रहा था। उसकी सेना में कई ऐसे सैनिक थे जो मोहम्मद गोरी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक भी तैयार थे। मतलब कि उसने अपनी सेना तैयार कर रखी थी, जिसको प्रशासनिक और सैन्य जो शिक्षा थी वो दी थी, और ऐसे सैनिक तैयार किए जो उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार थे। मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों की मदद से अफगानिस्तान के आसपास के राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया था तथा गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद गोरी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? गजनी को बनाया था। अब है मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, ये देखते हैं। यह कितने आक्रमण हुए थे, कौन कौन से हुए थे, वो सारे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी एक कभी न हार मानने वाला विजेता था तथा कुशल अफगान सेनापति था। गोरी का भारत पर आक्रमण कर भारत को जीतने का उद्देश्य मोहम्मद कासिम तथा मोहम्मद गजनवी के उद्देश्यों से अलग था। जैसे मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य क्या था? भारत पर आक्रमण करने का, केवल लूटपाट करके धन इकट्ठा करना था। लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य इनसे अलग था। उसका उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गोरी न सिर्फ भारत पर लूटपाट कर अपना सिक्का चलाना चाहता था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना गया है। भारत में ये इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक किसको माना गया है? मोहम्मद गोरी को माना गया है। इसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। फिर 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें गोरी की हार हुई। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। गुजरात का शासक कौन था? मूलराज सेकंड, जिसका शासनकाल कौन संभाल रहा था? उसकी मां नायिका देवी के संरक्षक के रूप में उसका शासन संभाल रही थी। और मोहम्मद गोरी की भारत में हार हुई, जो भारत में पहली हार थी मोहम्मद गोरी की, जिससे सबक लेकर गोरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग में परिवर्तन कर दिया और पंजाब की तरफ से भारत में अपना अधिकार जमाने के प्रयास किए। अब बाद में वो आक्रमण करता है 1179 से 1186 तक के बीच में पंजाब पर।
जहां पे उसने जीत हासिल की थी, और इसके बाद उसने पेशावर, सियालकोट तथा फिर लाहौर और भटिंडा को भी जीत लिया था। इस प्रकार पंजाब के अधिकांश क्षेत्र गौरी के अधीन हो गए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने राजस्थान में अजमेर से दिल्ली तक का शासन संभाल रहे थे। पृथ्वीराज चौहान महान पराक्रमी योद्धा था। 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ। तराइन के मैदान में हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाए थे, इसलिए दोनों में नाराजगी थी। जयचंद था वो चिढ़ता था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। इसलिए जयचंद ने क्या किया? गौरी की मदद करने का वादा किया और युद्ध के लिए उसको उकसाया था कि आप युद्ध करो, मैं आपकी मदद करूंगा। जो अपना 1191 का युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें गौरी की बहुत बुरी हार हुई थी। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब पहले युद्ध में अगर वो हार गया तो अगर दोबारा युद्ध लड़ने आएगा तो वो पूरी तैयारी के साथ आएगा, इसलिए उसने क्या किया? 1192 में दोबारा तराइन का युद्ध किया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसकी हार का मुख्य कारण क्या था? एक तो इसको पृथ्वीराज चौहान को नृत्य में निपुण घोड़ा दे दिया गया था, जिसके कारण इसकी हार हुई। दूसरा कारण इसका बताते हैं कि 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जीत के बाद ये भोग विलास में विलुप्त हो गए थे, इस कारण इनकी हार हुई थी। चंद्रबरदाई के अनुसार युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसे गजनी ले गए और वहां पे अंधा कर दिया गया था। जो ये युद्ध हुआ था 1192 में तराइन का युद्ध, इसके बाद मोहम्मद गौरी को जब बंधक बना लिया गया था तो उनको वहां से जो ये मोहम्मद गौरी था ये अजमेर ले गया, अपने संरक्षण में उनसे शासन करवाया। और कुछ दिन तक इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल, जिसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में गौरी का साथ दिया था, दोनों के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? चंद्रावर का युद्ध या चंदावर का युद्ध भी बोलते हैं उसको। इस युद्ध के बाद गौरी गजनी लौट गया तथा अपने काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। जब ये गजनी लौट के गया था तब यह गजनी इसको पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेके गया था, जिसको अंधा कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द भेदी बाण से की अद्भुत कला से मोहम्मद गौरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गौरी को मार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज तथा चंद्रबरदाई भी मारे गए थे। जो अपना 1191 में इसका प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें जीत हुई मोहम्मद गौरी की। और इस युद्ध में क्या किया गया? इसको पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना के अपने अधीन शासन करवाया गया और बाद में गजनी ले जाया गया। गजनी ले जाके इनको अंधा किया गया, जहाँ पे गजनी में अपने शब्द भेदी बाण की कला से मोहम्मद गौरी के दरबार में ही आयोजित एक प्रतियोगिता में गौरी को मार दिया गया था। बाद में पृथ्वीराज और जो चंद्रबरदाई था वो भी मारे गए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो इसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए गुलाम वंश की नींव डाली थी। गौरी ने अपने राज्य में विशेष प्रकार के सिक्के भी चलाए, जिनके एक तरफ कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति थी। मतलब कि भारतीय जो संस्कृति थी अपनी हिंदू और मुस्लिम दोनों का क्या था? मिश्रण था। ये तो अपने क्या पढ़ा? मोहम्मद गौरी पढ़ा। मोहम्मद गौरी की भारत में जो आक्रमण हुआ था वो पढ़ा, उसका शासनकाल पढ़ा। और अब भारत पर जो भी प्रारंभिक तुर्क आक्रमण जो हुए थे वो कौन सा था वो देखेंगे। सुबुक्तीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया।
तथा हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। सुबुक्तइन की मृत्यु हुई थी 997 ईस्वी में। इसका बड़ा बेटा था महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी के जो इतिहासकार थे, उन्होंने इस जयपाल को ईश्वर का शत्रु बताया है। किसने बताया है? मोहम्मद गजनवी के जो इतिहासकार थे, उन्होंने जयपाल को ईश्वर का शत्रु बताया है। जो महमूद गजनवी था, सुबुक्तइन का बेटा था। 998 ईस्वी में गजनी का राजा बना था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन सा था? सुबुक्तइन। सुबुक्तइन की मृत्यु कब हुई? 997 ईस्वी में। उनका बड़ा बेटा कौन था? महमूद गजनवी, जो 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। हेनरी इलियट ने भारत पर महमूद के आक्रमणों की संख्या 17 बताई है। कितनी बताई है? 17। जिसका प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। किसके ऊपर? जयपाल, जिसकी राजधानी थी उदभांडपुर थी। और इसी जो जयपाल था, इसी को ईश्वर का शत्रु बताया है गजनवी के इतिहासकारों ने। महमूद गजनवी का सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। ये तो आप सबने पढ़ा हुआ भी होगा, पीछे बहुत चर्चा में रहा हुआ भी है। सोमनाथ मंदिर हम सुनते भी आते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था।